गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, किसी भी तरीके से आपको स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम लोग हैं आपके लिए तैयार। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो आप स्कूल टाइम में स्कूल आ सकते हो और किसी भी टीचर से किसी भी सब्जेक्ट में आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है सभी टीचर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एक बात स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपसे बोला था, उससे पहले भी बोल रहा हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, बच्चे आप लोग होमवर्क क्यों नहीं भेजते हो? क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को ये बताइए। पहले इतना ज़्यादा हम लोग होमवर्क भी नहीं देते हैं। ऑफलाइन में तो फिर भी मैं मानता था आप लोगों को होमवर्क काफ़ी मिलता था, आप लोग दिन भर घर पे रहते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है आप लोगों को होमवर्क करने में। तो ऐसा क्यों हर सब्जेक्ट टीचर आपको होमवर्क भेज रहा है और आप लोग कुछ बच्चे ही होमवर्क करके, जैसे देखा होगा आप लोगों ने ग्रुप में कितने बच्चों ने होमवर्क करके भेजा है, तो इससे आप देखिए कितने आप अनएक्टिव है। अदरवाइज सिटी के सभी बच्चे, गांव के और स्कूलों के बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? तो आप लोग खुद तो पढ़ते हो नहीं है, बाद में आप लोग कहते हो कि हमारे नंबर कम आए। ठीक है, तो पढ़ाई करिए, पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। यदि आप लोग ऐसे बैठे रहोगे कि जब तक ऑफलाइन क्लासेज नहीं चालू होगी हम पढ़ाई नहीं करेंगे, तो गलत बात है। बिल्कुल पढ़ाई वेल परफेक्ट रहनी चाहिए आप लोगों की। तो जैसे आप होमवर्क भेजते हो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और आप पढ़ोगे, आपकी पढ़ाई भी वीक नहीं होगी। और जब आप ऑफलाइन में हमें मिलोगे तो हमें मन से खुशी होगी कि हम जैसा बच्चों को छोड़ के गए थे बच्चे हमें वैसे ही वापस मिल रहे हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो अभी तक जिन बच्चों ने अभी भी होमवर्क नहीं भेजा है वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होमवर्क भेजिए, देखिए और बच्चों ने कैसे भेजा है, उसमें से देखिए यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्कूल आ सकते हो। अदरवाइज पढ़ाई में मैं नहीं चाहता किसी बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट हो। हम लोग आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस की तरह पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम्स कैसे पता नहीं क्या आ रही है। चलो हम चैप्टर चालू करते हैं, पेज नंबर 70। तो बेटा मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल बता दिया था। मैंने आपको एक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल बता दिया था। बहुत अच्छे टॉपिक थे, एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो, और बड़ी क्लास में जब जाओगे तो उसके लिए भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो उसको पहले देखिएगा, समझिएगा, अदरवाइज आप पूछ सकते हो हमसे। नेक्स्ट टॉपिक आज एक इंपॉर्टेंस नाम से दिया गया इस टॉपिक को। हालांकि इंपॉर्टेंस तो क्या है, मतलब केमिकल रिएक्शन कहाँ कहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ लिए हमारे लिए नुकसानदायक है, समझते हैं आओ। Reaction of metals with acid that we have studied in the section have important implications in our daily life. We use metallic utensils in our house when certain foodstuffs with acid in them excessively pickles में लिखिएगा अचार, कर्ड मीन्स दही, सिट्रस फूड में फ्रूट्स जो खट्टे होते हैं, जैसे कि आपका मौसमी, नारंगी, है ना, ये क्या होते हैं खट्टे, सेब भी खट्टा होता है। तो ऐसे फ्रूट्स आर कीप दीज अटेंसेंस, देयर आर ए रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड फूड स्टफ्स एंड द मेटल्स। आपने घरों में कभी गौर किया होगा, हमारे घर में हमारी मम्मी वगैरह जो होती है अचारों को किस में रखती है? किचन में जाओगे तो अचारों को वो प्लास्टिक की बर्नी जिसे बोलते हैं, या चीनी मिट्टी की बर्नी आती है, वो चाय वाली कप जो ऐसी बर्नी आती है चीनी मिट्टी की, उसमें हम लोग रखते हैं। कभी भी अचार वगैरह को लोहे के, स्टील के बर्तन, स्टील के डिब्बे में नहीं रखा जाता है। कभी आपने गौर किया है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है कि रिएक्शन विथ एसिड में खट्टी चीज़ें मेटल के संपर्क में आती है तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। कल पढ़ा था ना हमने, खट्टी चीज़ें हाइड्रोजन के मेटल के संपर्क में आती है तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। मींस रिएक्शन विथ एसिड, मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। तो समझिएगा, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। यहाँ पर मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कौन सी गैस बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ओके। फिर इसी को फॉलो करिए आप लोग। अब मेटल क्या है हमारा, एसिड क्या है? जो चीज़ें खट्टी होती है। अचार जो है हमारा, पिकल्स जो है, अचार खाया है सभी ने, कोई सा भी अचार हो सभी खट्टे होते हैं। खट्टे मतलब हालांकि ऐसे कोई तो नहीं है, लेकिन अधिकतर खट्टे ही होते हैं। अचार कैरी का ले लो आप, नींबू का ले लो, ठीक है, अधिकतर आपको खट्टे ही मिलेंगे। उसको जब आप किसी स्टील के में रखोगे ना, स्टील के कंटेनर में, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? हाइड्रोजन गैस से मेरा मतलब हुआ वो जो पदार्थ है ना जहरीला हो जाएगा। फिर आप उन अचारों को खाओगे तो आपको पेट में दर्द, कोई ऐसे हेल्थली प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसीलिए हमारी मम्मी वगैरह होती है, हमारी दादी वगैरह, वो अचारों को प्लास्टिक के कंटेनर में या चीनी मिट्टी के जो कंटेनर आते हैं उसमें रखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी नहीं रखना चाहिए, समझ गए। नेक्स्ट, दिस रिएक्शन रिजल्ट इनटू द प्रोडक्ट ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स, मतलब इसका परिणाम ये होता है कि जो हमारा खाना या भोजन है ना वो जहरीला हो जाएगा। हम यदि उसको खाएंगे तो हमें नुकसान करेगा। आयरन, एल्युमिनियम
and copper container are prone to such attacks by acid. Hence, it is advised food stuffed with acid components should not stored in utensils made of these metals. इसीलिए सलाह दी जाती है लोगों को, कोई भी खट्टी चीज़ें हो आप उसको मेटल में नहीं रखिएगा। अब कहो सर हम तो दही खाते हैं कटोरे में, स्टील कटोरे में, तुरंत थोड़ी करता है रिएक्ट। मैंने क्या बोला, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो तुरंत रिएक्ट करती है, कुछ धीरे धीरे रिएक्ट करती है, रिएक्शन होगा, टाइम लग जाएगा। आप कहो हम तो दही हम स्टील कटोरे में जमाते हैं, हम उसमें ही खाते हैं, क्या होगा नुकसान? नहीं। अब कुछ समय थोड़ी तुरंत रिएक्ट, लंबे टाइम तक आप रखोगे, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक, तो हो सकता है वो रिएक्शन कर जाए, फिर वो दही आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। ऐसा तो आप यूज़ लेते हैं, सभी यूज़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर 71, रस्ट। रस्ट मीन्स जंग। तो जंग आप लोगों ने मैंने 7th क्लास में भी आप लोगों को बताया था जंग क्या होता है, जंग की रिएक्शंस बताई थी, यदि आपको याद होगा तो, कई बच्चों को याद भी होगा। रस्ट मीन्स जंग। जंग के बारे में मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, जंग सभी ने देखा है। जंग क्या होता है? जंग क्या है? किसी भी लोहे की चीज़ पर देखा होगा ना, हमारे जो घरों में गेट, मेन गेट होता है, बरसात से क्या हो जाता है, नीचे का हिस्सा गल जाता है। लेट बाथ का गेट होता है, लेटरिन बाथरूम का, वो भी उसका भी नीचे का हिस्सा गल जाता है पानी से बार बार। हमारे घरों का जो भी गेट है वो भी नीचे से ही लोहे का गेट है, तो लकड़ी का नहीं, लोहे का है, तो आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, वो जो लाल रंग का एक पदार्थ जमा हुआ रहता है लोहे के गेट के नीचे, भूरे रंग का जो पाउडर जैसा होता है, उसको ही हम जंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं। समझ गए? अब ये लगता कैसे है ये भी मैंने आपको 7th क्लास में डिटेल से बता दिया था, फिर भी हम एक बार रिवाइज के तौर पर 8th क्लास में पढ़ते हैं। आओ, टेक ए स्पून फुल ऑफ रस्ट एंड डिजॉल्व इन ए वेरी लिटिल वाटर। एक हम क्या करते हैं, कोई जंग छुड़ा लेते हैं किसी में से, और इस चम्मच जंग का पाउडर ले लिया, उसको किसी पानी में मिला दिया। सेकेंड विल, इसको हिलाते हैं, द रस्ट विल रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। फिर हम उसको हिला के उस बर्तन, उस जिस ट्यूब में, जिस कांच में हमने मिलाया है, उसको वहीं रख देते हैं। टेस्ट द सॉल्यूशन विद द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब इसका हम लिटमस टेस्ट करते हैं कि वो जो पदार्थ है ना, वो जो पदार्थ है वो एसिड है या बेस है। अब वो क्या होता है, यू विल ऑब्जर्व विद द ब्लू लिटमस रिमेन्स अनअफेक्टेड। इसमें जो ब्लू लिटमस हमने डाला था ना, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन रेड जब डालते हैं तो ब्लू हो जाता है। तो क्या समझे, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस। जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है वो कौन सा है, बेस है। याद आ गया आप लोगों को पुरानी बातें। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड और बेसिक इन नेचर, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, जो भी रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है मेटल का, वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, उसका नेचर बेसिक रहेगा। यही मेटल है हमारा आयरन, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, मेटेलिक ऑक्साइड बनाया, नेचर भी बेसिक रहेगा। Something the corrosion of the metals in advantage because it prevent the metal underneath from further damage. Coated with a thin layer of aluminum oxide when exposed to air, the protective layer protects the metal underneath from further damage. That is why object made of aluminum do not corrode. तो ये रस्टिंग प्रोसेस है ना, कोराइजन मीन्स संक्षारण, मीन्स किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी मेटल का खराब होना, ये नुकसानदायक होता है। इसीलिए हम लोग देखा होगा आजकल लोग वहाँ एल्युमिनियम के फाइबर वाला गेट लगवाते हैं, देखा होगा ना, अधिकतर गेट वो फाइबर एल्युमिनियम वाले। क्यों? एल्युमिनियम क्या होता है, जल्दी से वाटर से रिएक्ट करता नहीं है। आओ और पढ़ते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में डिटेल से। रस्टिंग इज अ टर्म अंडर ऑफ कोराइजन ऑफ आयरन, मेनी मेटल्स कोराइड बट ओनली वन आयरन रस्ट। रस्टिंग ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम। कई सारी मेटल होती है लेकिन सिर्फ आयरन पर ही रस्ट होता है और किसी मेटल में रस्टिंग प्रोसेस नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। हमारे गेट खराब हो जाते हैं, हर साल में हमें गेट में खर्चा करवाते हैं, नीचे का हिस्सा कटवाते हैं, नया हिस्सा लगवाते हैं, या गेट ही चेंज करना पड़ता है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम भी है। एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, enormous amount of money to spend replace damage iron and steel structure, protect them from rusting। हमें लोहे को खराब होने से बचाने के लिए या उस गेट को बदलवाने में कई पैसे खर्च हो जाते हैं। हर साल हमें पेंट करवाना पड़ता है कि जंग नहीं लगे, खराब नहीं हो, या यदि खराब भी होगा तो उसको कटवा के नया लगवाना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है, नया गेट ही लगवाते हैं हम। When an iron object is left in moist air, air is a considerable time। लोहा जंग लगता कैसे? जब भी किसी लोहे को लंबे समय तक यदि खुले में रखें, खुले का मतलब हवा में रखें, और पानी में उसको रहने दे, मतलब पानी के संपर्क में वो आए लंबे समय, मैंने पहले बोल दिया 1-2 दिन में कभी भी लोहे के गेट पे जंग नहीं लगता है, लंबे समय तक रखें तो उसमें रस्ट हो जाता है, रस्टिंग प्रोसेस चालू हो जाती है। ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फ्रॉम हाइड्राइड आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 X2O, दिस इज कॉल्ड रस्ट। आयरन लगने के दौरान
जो आयरन ऑक्साइड बनेगा ना उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। ये रस्ट का फॉर्मूला है, ये जंग का फॉर्मूला याद करना है आपको। यदि मैं इसका रिएक्शन यदि मैं आपको बताऊं ना तो आप रिएक्शन देख सकते हो। पेज नंबर 67 खोलिएगा और उसमें ऊपर ही ऊपर दे रखा है पेज नंबर 67 में। यदि आपको लोहे जंग का वो लिख देता हूँ, रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिएक्शन ऑफ रस्टिंग लिखिए तो 4Fe प्लस 3O2 प्लस XH2O क्या बनेगा आपका 2Fe2O3.XH2O। ये आपका जंग का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? जंग का फॉर्मूला। काफी इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 67 पर ऊपर ही ऊपर दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। कौन सा पेज? 67 पेज पर ऊपर ही ऊपर देखिएगा नोटबुक में खोल के, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रस्ट, इसे रस्ट बोलते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एक्स इज नॉट फिक्स। यहाँ पर एक्स का मान फिक्स नहीं है, या बड़ी क्लास में पढ़ोगे 10th वगैरह में जाओगे जब। रस्ट फ्रॉम आउट ऑफ द सरफेस आयरन अनफॉर्चुनेटली इट इज सॉफ्ट क्रुम्बल सबस्टांस। जो जंग होता है ना बहुत मुलायम होता है। आपने कभी टच भी किया जंग, हमारे तुरंत हाथ में तिलक की तरह लग जाता है, हाथ में पाउडर की तरह। इफ सून फ्लैक्स ऑफ then more iron rust we have iron nails, screw, pipe, tawa, khurpi, kudal, railing cover with red brown rust are there when it iron most red। आपने देखा होगा खुरपी, कुदाल, चाकू, तवा सब में जंग लग जाता है मोइस्ट एयर के संपर्क में, नमी के वातावरण में संपर्क आने पर। तो क्या समझे? दस एक्सपेरिमेंट्स शो दैट आयरन विल ओनली रस्ट ऑक्सीजन एंड वाटर प्रेजेंट। तो रस्टिंग होता है ना वो हवा और पानी की उपस्थिति में ही लगता है। दस टू कंडीशन आर नेसेसरी फॉर द रस्टिंग टू टेक प्लेस। तो अंडरलाइन करिएगा, दो शर्त होती है जंग लगने की। पहला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, 7th क्लास में पढ़ा था, प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जंग लगने की बेटा दो कंडीशन होती है, प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वाटर नमी की मात्रा वगैरह रहती है और ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर से उसको मिलता है। तो ये आपका जंग लगने का प्रोसेस था बेटा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रिवेंटिंग पढ़ेंगे, कैसे जंग लगने से बचाएं, हम क्या कर सकते हैं, हम इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक आई होप यू आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। अदरवाइज फिर भी समझ में आता तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। एक बात और, स्टार्टिंग में मैंने बताया था आप लोगों को होमवर्क जरूर करके भेजिएगा बेटा, इससे हम लोग भी मोटिवेट होते हैं, टीचर भी गाइडेंस, टीचर भी सोचते हैं हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। करिए, नहीं समझ में आता फ़ोन करिए आप लोग उन टीचरों को जिनसे आपको समझ में टॉपिक नहीं आ रहा है, लेकिन पूछिए जरूर, हमें पता लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है सीरियस में, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी था। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन। थैंक यू।